आयुर्वेदिक प्रक्रिया में विरेचन का बड़ा महत्व है, डिटॉक्सिफिकेशन। सर इसके बारे में कुछ जरूर बताइए। आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। उसी में एक आता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करना। तो टॉक्सिन्स को आप कई तरीके से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी लेग्जेटिव लेके आपने पेट साफ कर लिया तो ये विरेचन हो गया। आपको अगर पित्त बढ़ा रहता है तो आप वमन करा सकते हैं, पंचकर्म में आता है सब, पंचकर्म करा सकते हैं आप। स्वेदन करा सकते हैं, यानी कि बाथ टब होता है उसमें आप बैठ गए, नाड़ी स्वेदन बोलते हैं, उस पर पूरे शरीर का आपकी सिकाई हो गई तो बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल गए। तो इस तरीके से टॉक्सिन्स निकालने के बहुत सारी, बाकी इन सब चीज़ों के अलावा भी आप अभ्यंग करा सकते हैं, यानी मसाज करा सकते हैं। तो ये टॉक्सिफिकेशन क्लियर करने का तो ये पंचकर्मा का तरीका हो गया बहुत सारा जो किया। इसके अलावा मेडिसिन भी बहुत सारी आती हैं कि आप पंचकर्म नहीं भी करा पा रहे हैं, नहीं समय आपके पास है, तो बहुत सारी दवाएं आती हैं जिनका प्रयोग करके आप बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। उन्हीं में आता है कि आप अगर पुनर्नवा का प्रयोग कीजिए, पुनर्नवा का अर्क ले लीजिए, सौंफ का अर्क ले लीजिए, अर्क बादयान के नाम से आता है। ये सब बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। एलोवेरा के बारे में भी मैंने बहुत सुना है, टॉक्सिन्स के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इसका अच्छा काम होता है। हाँ, एलोवेरा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, वो भी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, लेकिन आप उसको एक किसी कॉम्बिनेशन में लेंगे तो ज्यादा इफेक्ट कॉम्बिनेशन में। जैसे आप एलोवेरा जूस ले रहे हैं उसके साथ आप फिर पुनर्नवा का क्वाथ भी ले लीजिए, या पुनर्नवा रिस्ट ले लीजिए, या पुनर्नवा वटी ले लीजिए। तो कुछ चीज़ों के साथ मिला के लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि पुनर्नवा की खासियत है कि वो बॉडी में नई सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करता है, पुनर्निर्माण करता है। पुनर्नवा नाम ही जैसा है, जीवन को नया कर देता है। और शरीर में कहीं भी किसी भी तरीके का शोथ हो, कैसी भी सूजन हो, उसको भी खत्म करता है, क्योंकि वो एज ए डाययूरेटिक काम करता है, यूरिन बढ़ा देता है। यूरिन जो बढ़ाता है, जो भी चीज़ यूरिन बढ़ाएगी वो 3-4 चीज़ों में एक साथ काम करेगी। एक तो आपके बॉडी में फैट नहीं बढ़ने देगी जी। दूसरा आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी, तीसरा आपकी डायबिटीज को भी वो कंट्रोल करेगी। अच्छा, तीनों चीजों में आपको उसी एक ही औषधि से लाभ मिल जाएगा। ये पुनर्नवा की खासियत है जी। आजकल में परिप्रेक्ष्य में सर हल्दी के ऊपर बड़ा शोध हो रहा है और इसको बड़ी सही मतलब तरीकों से लोगों को इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है, हर चीज़ों में इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। इसमें आपका क्या मत है? हल्दी कितनी सेफ है और कितनी इम्पोर्टेंट है हल्दी देखिए, हल्दी तो आयुर्वेद का एंटीबायोटिक है जी, हर रोग में काम करता है। आपको जोड़ों में दिक्कत है, आप हल्दी का प्रयोग करेंगे, सूजन भी घटाएगा, दर्द को भी खींच लेगा वो। आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तब भी काम करेगा, आपको लीवर की प्रॉब्लम है तब भी काम करेगा। अच्छा। तो करक्यूमिन तो हर तरीके से काम करता है। अब उसके एक्सट्रैक्ट भी आने लगे हैं, बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। हल्दी तो आप हमेशा नियमित प्रयोग कर सकते हैं। आप खाने के अलावा भी अगर हल्दी लगाने में भी प्रयोग करते हैं तो भी लाभदायक है जी। हल्दी एक ऐसा द्रव्य है जो जितना खाने में फायदेमंद है उतना ही आप बाहर से एक्सटर्नल यूज करेंगे उतना ही उसमें भी फायदेमंद है। आप हल्दी का आप चूर्ण ले रहे हैं, चाहे हल्दी का आप काढ़ा बना के पी रहे हैं, चाहे आप हल्दी का गार्गल कर लीजिए। अगर आपको मुंह में छाले बार बार हो रहे हैं तो हल्दी और फिटकरी थोड़ा सा डाल के और उसका आप गार्गल कीजिए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आपको टॉन्सिल हो रही है बार बार नहीं ठीक हो पा रही है, आप हल्दी का प्रयोग करिए, गार्गल में गरारा करिए, उससे फर्क पड़ेगा। आपको चर्म रोग हो रहा है बार बार स्किन में, अच्छा जैसे कि बोलते हैं शीत पित्त, अर्टिकेरिया, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा पैचेस पड़ जाते हैं, खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, हल्दी का प्रयोग करिए। आप नहाते समय, नहाने के पहले पूरे शरीर में हल्दी लगा लीजिए, मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला के। हल्दी और मुल्तानी मिट्टी दोनों चीज़ों को मिक्स करिए, उसका लेप बनाइए, लेप को लगा लीजिए, लगा के 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद नहा लीजिए बिना साबुन के, ऐसे ही नॉर्मल, और पोंछ लीजिए शरीर को। और जो पीला स्टेन रह जाता है नहीं रहेगा, निकल जाता है। मुल्तानी के साथ जब आप प्रयोग करेंगे तो वो हट जाता है। अच्छा, हल्दी का कम रहेगा ना, मुल्तानी मिट्टी ज्यादा रहती है तो उतना उसमें पता ही नहीं चलता। वो इसका कोई साइड इफेक्ट हल्दी का नियमित सेवन किसी भी तरीके कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया। ओके सर, एक बीमारी का भी आपने नाम लिया, आपने जिक्र किया है तो उसके बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे, वो है अर्टिकेरिया, जो कि शायद पहले आज से 20 साल पहले बड़ी कम देखी जाती थी और आजकल ये ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से बहुत लोगों को परेशान कर रही है। तो सर आयुर्वेद में इसके लिए क्या है, ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए आयुर्वेद में क्या है? ऑटो इम्यून डिजीजेज जो भी हैं आज के समय में, चाहे वो अर्टिकेरिया हो, चाहे वो बहुत सारी और भी दिक्कतें, जैसे विटिलिगो हो गया आपका, है ना, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट आप किसी तरीके का कुछ मॉडर्न मेडिसिन में फिलहाल तो ऐसा खास नहीं, सिर्फ सप्रेशन है। तो इन सब कंडीशंस में अभी जैसे अर्टिकेरिया की आपने बात की,
शीत पित्त में क्या होता है कि गर्म ठंडक से हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए एसी में बैठी हैं और आप बाहर आप जाएंगे अचानक से गर्मी और धूल में, फिर उसके बाद अचानक आपको एसी में बैठना पड़ा, गर्म ठंडक के प्रभाव से होता है। अचानक जब आप गर्मी में बहुत ज़्यादा जाते हो, अचानक फिर ठंडक में बहुत ज़्यादा जाते हैं, तब आपको अर्टिकेरिया परेशान करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कम है तो, अगर आप उससे नहीं लड़ पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में तो उसमें क्या होता है कि पैचेस पड़ने जाते हैं, जगह जगह पूरे शरीर में उभर जाता है, स्किन पे पूरे रेड रेड कलर के पैचेस पड़ जाते हैं और उभार आ जाता है। तो इससे लड़ने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि मैंने अभी हल्दी की बात आपने की थी, तो इसके लिए हल्दी ही है जो इससे लड़ सकती है। ले भी सकते हैं, इंटेक भी कर हल्दी सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। हरिद्रा चूर्ण आता है। अच्छा, हरिद्रा चूर्ण आता है जो कि हल्दी से ही बनता है, हल्दी और गुड़ से। अच्छा, हल्दी और गुड़ को मिला के हरिद्रा चूर्ण बनाया जाता है, मार्केट में मिलता है, हर जगह अवेलेबल है। किसी को भी शीत पित्त की समस्या हो, अर्टिकेरिया की समस्या हो, हरिद्रा खंड चूर्ण 1-1 चम्मच दिन में 3 बार खाएं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कोई चूर्ण ना ले पाए तो एक्सट्रैक्ट, जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स आते हैं वो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि वो थोड़ा सा इजी लोगों के लिए ज्यादा होता है लेना, लोग ज्यादातर ऑफिसेज में है, नहीं कैरी कर पाते, नहीं टाइम है, तो लिक्विड के फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप लिक्विड फॉर्म में, लेकिन अगर लेना है तो उसके साथ में गुड़ लेना आवश्यक है। तो आप गुड़ वैसे घर पे खा के निकल जाइए, आगे पीछे कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। गुड़ का प्रयोग करिए, गुड़ तो वैसे ही फायदेमंद है, गुड़ है, राब है। चाय में सफेद चीनी का इस्तेमाल की जगह गुड़ का इस्तेमाल या देसी खांड का इस्तेमाल या और भी जो अल्टरनेटिव्स हैं फॉर अ हेल्दी शुगर इनटेक, वो कितना बेहतर है? चीनी की अपेक्षा गुड़ का या खाड़ का इस्तेमाल तो सबसे अच्छा है। उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आप कभी भी गुड़ की चाय पी के देखिए, ठीक है, मैं पीती हूँ, और आप फिर चीनी की चाय पीजिए, आपको चीनी की चाय पीने का मन ही नहीं करेगा। गुड़ की चाय जब आप पीते हो तो एक तो ये फायदा है कि वो जो आप चीनी की चाय पीने के बाद जो आपकी एसिडिटी हो जाती है, जो पित्त बढ़ जाता है बहुत तेजी से, आप गुड़ के साथ लेंगे तो उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा। गुड़ के साथ अगर आप चाय पी रहे हैं तो वो पित्त को नहीं बढ़ने देता है, पित्त को वो कंट्रोल करता है, क्योंकि गुड़ पित्त सामक है। तो उसका एक यही फायदा सबसे बड़ा मिल गया कि हमें एसिडिटी नहीं होगी, गैस्ट्राइटिस नहीं होगी, और गुड़ के जो गुण हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। गुड़ तो कई चीजों में काम करता है, केवल एनर्जी नहीं देता है। गुड़ तो अगर आपको मान लीजिए यूरिन की कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा, पेशाब में जलन होती हो, बार बार यूरिन जाना पड़ता हो, और आपको डायबिटीज ना हो और फिर भी प्रॉब्लम हो रही हो, आप गुड़ का सेवन करके देखिए, आपको यूटीआई खत्म हो जाएगा। तो गुड़ तो वैसी औषधि है, और अगर आप उसके साथ ले रहे हैं तो आपको वो पित्त को शांत कर रहा है, इसकी वजह से आपको चाय नुकसान भी नहीं करेगी। तो इस गुड़ का सेवन, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत चाय के शौकीन हैं वो चाय नहीं छोड़ पाते, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अभी चीनी के ऑप्शंस, गुड़ का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, तो अगर ऐसा है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आप गुड़ के साथ अगर चाय पीते हैं तो जो चाय का साइड इफेक्ट है, जैसे कि एसिडिटी है या जो भी इश्यूज आते हैं, तो वो आपके काफ़ी हद तक आप उससे बचे रह सकते हैं। तो आप गुड़ का इस्तेमाल करके, जो चाय के शौकीन लोग हैं, आप उसको आराम से पी सकते हैं। गुड़ के बहुत सारे आयुर्वेदिक लाभ भी हैं। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात रही, लोगों को इससे बड़ा अच्छा लगेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट उनको बड़ा इंटरेस्ट का लगेगा। अच्छा सर, अब इससे हटके हम एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक पद्धति को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं या जा सकते हैं? कदम जो उठाए जा रहे हैं वो तो खैर बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, स्पेशली इस गवर्नमेंट में। क्योंकि सर मेरा एक मानना और भी है कि ये जो आयुर्वेदिक विधा है ये हमारी अमूल निधियों में से एक है, और हम जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी सब चीज़ें बहुत फास्ट और लाइफस्टाइल चेंजेस, सब कुछ चेंज हो रहा है, पर जब तक हम वापस से रूट्स पे नहीं जाएंगे, हम हमारी पुरानी चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम वो नहीं पा पाएंगे जो हम चाहते हैं। पिछले 100 सालों में कभी भी आयुर्वेद को हमेशा इग्नोर ही किया गया, जब से मेडिसिन आयुर्वेद की एलोपैथ वाली आ गई हैं, मॉडर्न मेडिसिन। अब इसके लिए धीरे धीरे इग्नोरेंस की वजह से, प्लस साथ में पोल्यूशन की वजह से, हमारी इम्यूनिटी पावर भी कमज़ोर होने की वजह से, हमारा खान पान उल्टा सीधा होने की वजह से, क्योंकि देखिए आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो प्योर हर्ब्स होती हैं, वो कोई ऐसी केमिकल बेस्ड मेडिसिन तो है नहीं कि आप किसी भी कंडीशन में रहेंगे आपको रिजल्ट देंगी ही देंगी वो। उनके साथ ऐसा नहीं है, यही एक थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि आपको ऐसा नहीं है कि केमिकल बेस्ड मेडिसिन है, प्योर जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, वो काम जरूर करेंगी, लेकिन उनके लिए वैसा ही वातावरण आपको भी बनाना पड़ेगा।
यानी कि आप इस तरीके की चीजें हमेशा उल्टा सीधा लगातार खा रहे हैं, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है या पोल्यूटेड है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट कम हो गया। केमिकल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और आजकल तो हर चीज़ में केमिकल पेस्टिसाइड्स ही तो है। आप देखिए ना, आप गेहूँ देख लीजिए, चावल देख लीजिए, हर चीज़ में यूरिया, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स का कितना ज़्यादा। फल, हम लोग कितने शौक से फल खाना चाहिए। कोई ऐसा फल बता दीजिए जो विदा केमिकल के आप पक पा रहा हो, या जब वो फल लगाया जाता है पेड़, उसके बाद से उसके पकने तक, बनने तक कितनी दवाइयां उसमें पड़ जाती हैं, आप कल्पना नहीं कर सकती। अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ समय पहले, अंगूर खाने से बच्चों में बड़ी तकलीफ आई। कोई एक एरिया था, वहाँ पे अंगूर खाया गया, उसमें बहुत एसिड था, लोगों को बहुत तकलीफ हुई, उल्टी हुई, फीवर हुआ, बहुत सारे इन्फेक्शंस हुए सर अभी। लेकिन अब इसके बाद एक सवाल फिर लोगों का ये भी होता है, जब आप उनसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग लोगों को जब सजेस्ट करते हैं कि भाई आप फल खाओ, सैलड खाओ, तो वो कहते हैं कि कई बार ऐसा भी है कि इससे भी पेस्टिसाइड और दवाओं के नुकसान हमें उससे ज़्यादा हो जाते हैं जितने कि उसके फ़ायदे होते हैं। यही कंडीशन हो चुकी है। क्या हो रहा है कि आज के दौर में आप ये सोचिए, लीवर सिरोसिस जी, लीवर सिरोसिस के लिए पहले ये कॉमन चीज मान ली जाती है कि भाई ये केवल और केवल अल्कोहल लेने की वजह से हो रही है। जो लोग ज्यादा शराब का सेवन करते हैं उनका लीवर खराब हो गया, उनको लीवर सिरोसिस हो गई। किसी का लीवर खराब हो गया था, ये घोषणा हो जाती है भैया बहुत ज्यादा शराब पीता होगा आदमी, तभी खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको ये पता है कि आज की तारीख में लीवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें ज्यादातर ऐसे आ रहे हैं जो अल्कोहल का सेवन ही नहीं करते, कभी छुआ ही नहीं जिन्होंने अल्कोहल। किसान हैं, हाँ, खेत में काम करने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने कभी अल्कोहल का नाम भी नहीं सुना, क्या शराब क्या चीज होती है, उनका लीवर खराब हो रहा है। रीजन नहीं पता आपको, मैं रीजन बता रहा हूँ। क्या रीजन इसका? इसका मूल कारण ये है मैडम कि आप जो भी चीजें खा रहे हैं इस समय, जो भी खेती कर रहे हैं, जो भी ज्यादातर में केमिकल्स, फर्टिलाइजर के यूज कर रहे हैं। इवन साग सब्जियों में भी बहुत ज्यादा दवाइयों का प्रयोग होने लगा है, खास करके जब से चाइना वगैरह से कुछ दवाएं आने लग गई हैं जो कि बहुत सस्ती भी रहती है, बहुत इफेक्टिव है, तो किसान भी खूब कायदे से दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। अब उन दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से ये हो जाता है कि हमारे ब्लड में अमोनिया लेवल बढ़ जा रहा है, जो कि पहले नहीं, पहले नॉर्मल रहता था। आपने पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जिसकी वजह से हमारे शरीर में, ब्लड में अमोनिया लेवल बढ़ गया। अमोनिया लेवल क्या कर रहा है मैडम, कि लीवर की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, इसलिए लीवर खराब हो जा रहा है, लीवर सिरोसिस हो जा रही है। अब लीवर सिरोसिस के पेशेंट का जो हम लोग टेस्ट कराते हैं तो मैक्सिमम लोगों का यही आता है, अगर अल्कोहल नहीं ले रहा होता है तो अमोनिया लेवल उसका बढ़ा हुआ आता है। तो अब आपने अल्कोहल नहीं लिया, फिर भी आपका लीवर खराब, क्योंकि आपके शरीर में अमोनिया बढ़ गया। अब अमोनिया बढ़ने का कारण यह है कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर का यूज, जिससे आप बच ही नहीं सकते जी। अब हर खेती में यही हो रहा है, तो आप कहाँ से बच जाएंगे? आप कहाँ तक अपने लिए अलग से खेती करवाने जाएंगे? कोई ऐसा तरीका है कि सब्जियों को धोने में कुछ हम ऐसा डालें कि जिससे कि कुछ हद तक ये चीज़ें कम हो सकें? कई बार लोग बात करते हैं कि आप अगर सोडा डाल देते हैं सब्जी काट के भिगोने के बाद में, तो क्या कुछ ऐसा होता है कि या सिर्फ ये मिथ है? नहीं, सोडा वोडा डालने से कुछ हो पाएगा नहीं, हो सकता, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर सब्जी आपके यहाँ आई है, आप उसको काफ़ी देर तक भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और बाकी अगर आपको खाना ही पड़ रहा है या खाना ही पड़ेगा कह लीजिए, तो कुछ ऐसी चीज़ों का रेगुलर प्रयोग करना चाहिए जो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता रहे जी। उनमें एक पुनर्नवा एक अच्छा विकल्प है। जैसे पुनर्नवा का अर्क आता है, हम लोग बनाते हैं वेल्सी अर्क के नाम से, वो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अच्छा, वो बिल्कुल फ्रेश कर देगा फिर से लीवर को, जितने आपके बॉडी में टॉक्सिन्स गए हैं सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके के कोई भी एक चीज का प्रयोग करना चाहिए जिससे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव होते रहें, क्योंकि आपको खाना ही पड़ेगा, आपका कोई ऑप्शन नहीं है। आप तो बहुत शुद्ध मान लो खा रहे हो, घर का बना के खा रहे हो, तब इतने सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं। और जब आप बाहर खाना खाएंगे, होटल्स में खाएंगे, ठेले पे खाएंगे, इधर उधर खाएंगे, तो क्या होगा ये सोचिए पहले कि आप तब क्या खा पा रहे हैं। तो जहर तो हमें खाना ही है, पर अब उसका एक तरीका यही है कि वो कम से कम कैसे नुकसान करे। तो उसके लिए सब्जियां आई हैं तो आप देर तक उसको भिगो दीजिए, उसके बाद उसको काट के उसको तब बनाइए। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि डायरेक्ट खाने वाली चीज़ें जैसे होती हैं, जैसे फल है, ये सब चीज़ें, इनको भी कुछ देर तक आप पानी में डाल दीजिए, इसके भी साइड इफेक्ट्स कुछ निकल जाए, क्योंकि आप इसको सीधे खा रहे हैं। सब्जियां तो चलो बॉयल हो गई, कुछ तो उसका साइड इफेक्ट खत्म हुआ ना फर्टिलाइजर केमिकल का, लेकिन फल तो सीधे हम खा रहे हैं। कोई फल ऐसा, कोई कॉमर्शियल खेती होती है, कौन सा केले वाला ऐसा है किसान जो कि शुरू से पेड़ में दवाइयां नहीं डालता है, कौन सा आम वाला है जो कि शुरू से उसमें दवाइयों का छिड़काव नहीं करता है बचाने के लिए उसको। बाद छिड़काव करने के बाद जो कच्चे केले होते हैं उनको केमिकल में डाल कर रखा जाता है, रात भर में पक जाता है। तो फिर अब आप बताइए, आपको समझिए क्या खाने को मिल रहा है। तो अब वो भी डायरेक्ट आप खा रहे हैं।
तो उससे बचने का तरीका यही है कि उसको कुछ देर भिगो दीजिए, कुछ तो उसका कम से कम खत्म होगा पोल्यूशन जी। कुछ तो आजकल जैसे कि आम का फल है, तरबूज, खरबूजा, ये सब आ रहे हैं, तो इनको भी ज्यादातर तो ये मान्यता भी है कि आप 6-8 घंटे इनको भिगो के रखिए, दीजिए, उसके बाद कुछ उसके इफेक्ट्स जो हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो कम हो जाए, उसके बाद आप खाइए। इसी तरीके का कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा। हम कैसे बॉडी, ये जैसे मैंने बताया आपको कि दवाई ले सकते हैं, पुनर्नवा कारक वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे थोड़ा स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होगी तो कुछ तो टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वेदन करवा लीजिए कभी कभार, स्टीम बॉक्स में बैठ जाइए आप थोड़ी देर, भाप से आपके सिकाई हो गई थोड़ा, उसके भी टॉक्सिन निकले। तो इस तरीके की कुछ चीजें आपको हफ्ते में एक बार करना पड़ेगा। ठीक है, आप रेगुलर नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार कर लीजिए, हफ्ते में नहीं कर सकते महीने में एक बार तो करना ही चाहिए। सर, एक जो लोगों में अगेन क्वेरी होती है वो होती है, बड़े सारे लोग कहते हैं कच्चे के साथ पक्का नहीं खाना चाहिए, फल के साथ सलाद नहीं खाना चाहिए। तो जो विरोधाभास खाना है जो हम रोजमर्रा में खाते हैं, उसके बारे में सर कुछ ऐसा बताइए जो दर्शक बड़े आसानी से अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो कर सकें और समझ सकें। देखिए, काम वही करना चाहिए जो आप हमेशा कर सकें जी। कुछ दिन तो सब लोग बहुत जोश में कर लेते हैं, एक महीना बहुत ज्यादा कर लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम रात में खाना नहीं खाएंगे, बहुत से लोग कहते हैं हम रात में केवल फल खाते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हम सुबह कुछ नहीं खाते हैं। इस टाइप के बहुत सारी लोग कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ दिन चलती है। जो आप हमेशा कर सकते हैं उसमें यही है कि आप सुबह दाल चावल सब्जी रोटी खा के तब घर से जाइए। अच्छा, ठीक है। और दोपहर में आप कोई भी फल लीजिए। अच्छा, वो भी मौसमी फल। आपको सेब नहीं खाना है, मौसमी फल, संतरा है, अमरूद है, पपीता है, अनार है, इस टाइप के जो मौसमी फल हैं आप वो लीजिए। लैया चना ले लीजिए, मट्ठे का सेवन करिए, सादा मट्ठा एक गिलास साथ में पी लीजिए। जूस ले सकते हैं, शुद्ध हो, बाजार का ना हो, घर पे मिल जाए तो सुबह खाइए और फिर रात में खाइए। दोपहर में केवल फल लीजिए। जैसे सर फल, बैलेंस डाइट है। मट्ठा, ये किसी को 3 चीजें दोपहर में लेनी है तो कितने अंतराल पर कैसे ले? आप एक साथ ले सकते हैं, एक साथ ले सकते हैं, फल सैलेड एक साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, फ्रूट चाट बना के खाते हैं ये लोग, क्या दिक्कत है, एक साथ आप ले सकते हैं। नेचुरोपैथी में ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग तरह के तासीर के फलों को एक साथ खाना बहुत सेफ नहीं है। नहीं, दोपहर में आप जो भी करेंगे ना, क्योंकि हल्का ही खा रहे हैं, आप कोई हैवी चीज तो खा नहीं रहे, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और साथ में आप मट्ठा ले रहे हैं ना, मट्ठा सब डाइजेस्ट वो तो सब डाइजेस्ट कर देगा। ये एक सवाल, अब जब भी दोस्त सामक है मट्ठा ना जी, अभी जब हम लोग गट हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे तो मेरा एक सवाल प्रोबायोटिक्स को भी लेकर था, क्योंकि जब इंटेस्टाइन के पेरिस्टालसिस मूवमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो क्या गट माइक्रोबायोम जो है, क्या इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट में, या जो इंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक IBS या व्हाटएवर? नहीं, रोल तो इसका होता ही है, रोल इसका भी होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप दही का प्रयोग कर सकते हैं, मट्ठे का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों प्रोबायोटिक्स हैं। और सबसे बड़ा तो रोल ये रहता है कि आपको जो नहीं खाना वो पता होना चाहिए जी। खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये जो नहीं खाना है उसका पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे दूध, राजमा, छोला, मूंगफली, खोया, खीरा, मूली, चाय, बैगन, घुइयां, उड़द की दाल, ये चीजें ऐसी हैं जो तुरंत प्रॉब्लम करेंगी, इनसे बचना चाहिए। और बाकी आप दही मट्ठे का प्रयोग कीजिए, फायदा करेगा। सर, दही में चीनी या नमक? कुछ भी नहीं, प्लेन दही, प्लेन दही। अच्छा। ना चीनी ना नमक, मट्ठे में भी ना चीनी ना नमक, सादा। अच्छा, सादा प्रयोग करिए, सबसे अच्छा। और जो पैक्ड मट्ठा दही सब मिलता है मार्केट में, ये बहुत रिकमेंडेबल नहीं है। हाँ, ठीक नहीं रहता। अगर बहुत मुसीबत है, कोई रास्ता नहीं है, तो आप सादा मट्ठा बाजार का ले सकते हैं, लेकिन मसाला नहीं, मसाले वाला मट्ठा नहीं, प्लेन मट्ठा जो आता है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मसाले वाला मट्ठा जो होता है वो उसको डाइजेस्ट करना खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आप डाइजेशन के लिए ले रहे हैं कि हमारा पाचन अच्छा होगा, वो और उसको पचाना ही मुश्किल काम है ना। तो ऐसी चीज लेने का क्या औचित्य है। और दूसरी बात है, नमक का चक्कर ये रहता है कि दही और मट्ठे में नमक का प्रयोग ज्यादा हो जाता है जी। तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। जिसको है उसको तो है ही प्रॉब्लम, जिसको नहीं भी उसका भी बढ़ सकता है। चीनी में भी यही है, अगर आप चीनी डाल रहे हैं, किसी को डायबिटीज है, कुछ और है, तो क्या फायदा। दूसरी बात है कि चीनी और नमक दोनों चीजों का प्रयोग दही मट्ठे में वैसे भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं। पानी हो जाता है एक तरीके का वो। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन मेरे सामने अगेन आया था कि फिर लस्सी का तो एक जमाने से सेवन होता आया है। लस्सी तो कोई स्वास्थ्यवर्धक चीज नहीं है। अच्छा, लस्सी का कोई, वो स्वास्थ्य के लिए लोग नहीं लेते हैं, वो लोग लेते हैं अपने टेस्ट के लिए, एनर्जी के लिए, बस की मीठा है चलो पी लेते हैं। उससे आप कभी भी लस्सी पी के आपको पेट में हल्कापन महसूस हुआ है क्या? ईमानदारी से बताइए। ना, पेट और भर जाता है और भारी हो जाता है। और उसके बाद लोग खाना खाने के बाद लेते हैं, भी छोले भटूरे खाने के बाद लस्सी नहीं है लोग। तो अब वही तो बात है ना,
आहार विहार का तरीका तो समझना पड़ेगा ना, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। मैं तो बहुत ज्यादा आयुर्वेद का बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बता रहा हूँ, ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूँ कि जो कि संभव नहीं है कर पाना। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी भाई लखनऊ में ही रह रहा हूँ, मेरी खुद दिनचर्या ऐसी है, इसके बावजूद भी मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। मैं सुबह ही भोजन करता हूँ, फिर रात में करता हूँ, दोपहर में नहीं करता हूँ। बिल्कुल, सुबह 1 घंटे खेलने जाता हूँ, लॉन टेनिस खेलता हूँ, 1 से 1.5 घंटे खेलता हूँ। तो आप जो कर सकते हैं मैं वो चीजें बता रहा हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताने में तो प्रॉब्लम आएगी, टिपिकल आयुर्वेद पे जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी लोगों को, क्योंकि ऐसी चीज बतानी चाहिए जो यूजफुल हो और आसानी से आप कर सकें। नॉलेज प्लस अवेयरनेस। आज के यूथ, युवा या जो भी पिछली जनरेशन है, आगे आने वाली जनरेशन है, उसके लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है अवेयरनेस, कि आपको पता होना चाहिए डूज एंड डोंट्स ऑफ योर लाइफस्टाइल। सर, नए बच्चे जो हैं हमारे आजकल के, इनके लिए मैं खास करके कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं अभी आजकल, चाहे वो जॉब कर रहे हों, चाहे तैयारी कर रहे हैं, और ख़ास करके मान लीजिए कोई जॉब कर भी रहा है ठीक ठाक कंडीशन में, तो उनको ये जरूर मैं बोलना चाहूँगा, तुम कुछ भी करो भाई, दिन भर करोगे ही, बिल्कुल, कुछ भी खा पी रहे हो, मानोगे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, पर 1 घंटे एक्सरसाइज जरूर करो। 1 घंटे अपने लिए निकालो, सुबह के टाइम में वॉक करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, कोई गेम खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, स्क्वैश खेल लो, बहुत सारे गेम्स हैं, अकेले खेल सकते हो, इतने सारे स्टेडियम बने हुए जगह जगह, आप जाइए, कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी ऐसी एज है और आपकी ऐसी व्यवस्था है कि आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाएंगे। खाना पीना सब उल्टा सीधा आपका रहना ही रहना है, तो कम से कम 1 घंटे तो अपने लिए निकालो कि आगे की लाइफ कुछ तो सेफ रहे। सर, क्रेविंग्स कम करने की कोई रेमेडी नहीं है आयुर्वेद में? क्रेविंग तो आप खुद ही कम कर सकते हैं, उसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आती है। क्रेविंग तो आपको ये सिर्फ अवेयरनेस से कम हो सकती है। खुद कंट्रोल कर, जब आप जान जाएंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे ऊपर हो रही है, इन चीज़ों से हमें नुकसान हो रहा है, तो कभी न कभी दिमाग में आता है कि नहीं, हमें बुजुर्गों के साथ भी प्रॉब्लम है, जो जितना डायबिटिक है उसको उतना ही मीठा खाना होता है और छुपा छुपा के लोग खाते हैं। हाँ, ये सही बात है, जो चीज़ मना की जाती है वही तो लोग करते हैं। इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहता लोगों को जो कर नहीं सकते, फिर कहेंगे फालतू का ज्ञान है, कोई मतलब नहीं है। फालतू का ज्ञान की जरूरत नहीं है भाई, चाहे बच्चे कोई और हो, चाहे हमारे घर के हों, यंग जनरेशन जो है वो हमारी पीढ़ी जो है वो हमारी भाई विरासत है, तो हम चाहेंगे कि वो अच्छे से हमसे और बेहतर जिंदगी जिए, और बेहतर जिंदगी जीना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, मुश्किल होने, क्योंकि हम जो दौर देखा है, जो हमारे जो पिताजी दौर देखा है, उसमें कुछ शुद्धता थी, लोगों के कुछ मतलब वैल्यूज थे, बिल्कुल, केवल प्रॉपर बिजनेस नहीं करते थे, कहीं ना कहीं कुछ तो ईमानदारी थी, मिलावट थी पर कम थी हिसाब से। अब तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, अब आपको कोई चीज़ सही मिलनी ही नहीं है। तो जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो अभी के जो बच्चे हैं, उनके लिए तो टफ टास्क बहुत टफ है को स्वस्थ रखना। अब देखो ना, लाइफ कितनी कम होती जा रही, नए नए बच्चों को मतलब कि हार्ट अटैक हो जा रहा है, बिल्कुल है ना, कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ जा रहा है, कितनी सारी डायबिटीज तो आप समझो कि 20-22 साल के बच्चों को होना बहुत ही कॉमन है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज है। और टाइप 1 तो चलो बच्चों को हो ही जाती है, बिल्कुल, वो तो एक अलग का बात होगी, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स, नए जनरेशन के बच्चे, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस है, आपके पास अगर है पैसा तो समस्या है कि और ज्यादा क्यों नहीं है, और नहीं है तो फिर तो आपको बढ़ाना है, और लोगों को देख के, तो इन सब वजहों से भी थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं लोग। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आप कितना ही अच्छा हो रहा होगा, लेकिन आदमी खुश नहीं है, और स्ट्रेस में वियर्ड ईटिंग भी बहुत ज्यादा होती है। रात में 2:30 बजे जोमेटो की डिलीवरी हो रही है, स्विगी की डिलीवरी हो रही है, बच्चे इन चीजों ने तो थोड़ा और खराब कर दिया माहौल। इतना आसान हो गया अब आपको, पहले क्या था कि आपको खाना है कुछ तो आपको रेस्टोरेंट तक जाना पड़ेगा, है ना, लेने के लिए तो जाना पड़ेगा या खाने जाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं है, आप एक कॉल कर दो, किसी भी टाइम कबाब पराठा हाजिर है। अब कबाब पराठा, वो कौन सा भाई वो पराठा है, आपको पता है उसमें क्या है? कर रहे हैं जो बच्चे बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने अमूमन देखा है कि उनके घरों में स्विगी जोमेटो रात में 2:30-3 बजे डिलीवर कर रहे हैं, और उनसे पूछो तो बोलते रात भर पढ़ना है तो उसके लिए कुछ तो खाने को चाहिए। तो ये एक बड़ी ही विभत्स, कुछ खाने को चाहिए, और खाना अच्छा नहीं चाहिए, मतलब अच्छे से मतलब है कि रिच डाइट नहीं चाहिए उनको, टेस्टी हो और आसानी से जल्दी से खा लें, जैसे कि कबाब रोल हो गया, वेज कबाब रोल है, या जिस टाइप की चीजें जो आती हैं इजीली खाते हैं। अब वो पराठा आप सोचिए, जो रोटी बनती है जिसमें रोल करते हैं, वो पता है आपको 2 दिन पहले से बनी रखी रहती है। हाँ। उस समय थोड़ी ना बैठ के बना रहे हैं वो केवल उसको उस समय रोल करते हैं बस उस पर डाल के। वो जो तेल होता है वो किस क्वालिटी का होता है, आपको जो 50 रुपए में बताइए आप मुझे कबाब पराठा दे रहा है, वो दुकान लगा रहा है, उसका रेंट दे रहा है, अपने स्टाफ का मैनेज कर रहा है, वो आपको क्या दे पाएगा 50 रुपए में? कुछ नहीं, जहर के अलावा कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता, उसकी प्रॉब्लम है, वो नहीं दे सकता। और आप वही कभी कभार खा रहे हो कोई बात ही, आप रूटीन में वही खा रहे हो तो बीमार हो गए ना। बिल्कुल। तो उसके लिए तरीका यही है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, अपने लिए समय निकालें, 1 घंटे कसरत जरूर करें।
कोई गेम खेल लें, कोई कुछ और कर लें, थोड़ा मेंटल पीस भी मिलेगा, स्ट्रेस भी रिमूव होगा, लोगों से भी मिलेंगे तो डिप्रेशन कम होगा, एंजाइटी कम होगी। आप देखिए ना कितनी एंजाइटी डिप्रेशन बच्चों को आजकल है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि पूछे ही नहीं। कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता मोबाइल के आगे। आप कहीं चले जाइए, कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। बच्चे आजकल कम्युनिकेटिव नहीं रह गए, घर पे ही नहीं रहते हैं, बाहर तो छोड़ दीजिए। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा चेंज आना अब जरूरी है। देखिए अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे थे, अब धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आ रहा नहीं ये गलत हो रहा है। तो लोग भी ऐसा नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कुछ चीज़ें को चेंज लाएं। तो और थोड़ा प्रयास करेंगे तो चीज़ें और बदल जाएंगी। ठीक है, चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, होनी चाहिए, जरूरी है, आगे बढ़ना भी चाहिए, ये भी जरूरी है, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि आपका उससे शरीर खराब हो, स्वास्थ्य खराब हो। आप स्वस्थ रहेंगे, भारत का भविष्य है, तो उतना ही अच्छा रहेगा ना। आप बीमारियों में ही सारे पैसे अपना दवाइयों में लगाते रहेंगे आगे चल के, तो आपके कमाने से क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं और सब अस्पतालों के चक्कर बड़े बड़े अस्पतालों के लगा रहे हैं, तो कोई फायदा है उसका, आपका कोई मतलब नहीं है। तो आप हेल्दी लाइफ होनी चाहिए और अच्छी लाइफ होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे पूरी आशा है कि ये जो पॉडकास्ट है, ये जो सारी बातें सर ने बताई हैं, बड़ी ही जनसाधारण के समझने लायक बातें हैं, और ये एक बहुत बड़ी जन जागृति भी फैला सकती है कि यदि लोग इसको थोड़ा भी फॉलो करना शुरू करें, जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो हमारी पिछली जनरेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, अगर छोटी छोटी मूलभूत चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बड़ी जन जागृति हो सकती है और अच्छे स्वास्थ्य की तरफ हम अपने आप को लेके जा सकते हैं। सर चलते चलते एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अगेन आयुर्वेद की तरफ से। आयुर्वेद में हमेशा शरीर की प्रकृति के ऊपर बात की जाती है, वात पित्त और कफ। सर इसके बारे में ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को कि इनको आप बैलेंस कैसे करते हैं, इसको कैसे जाना जा सकता है कि किसी के शरीर की प्रवृत्ति क्या है, क्या प्रकृति है। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, तीनों दोषों पे ही चिकित्सा आधारित है आयुर्वेद की जी। और जैसे मान लीजिए कि अगर आपका वात गड़बड़ हो गया, प्रकोपित हो गया, तो उसकी वजह से आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होना, जॉइंट्स में पेन होना, वात क्योंकि चलायमान होता है, तो ये सारी इस तरीके की परेशानियां, बीमारियां हो जाती हैं। अगर आपका कफ प्रकोपित हो गया तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, वजन बढ़ना, सर्दी जुकाम खांसी, पेट में भारीपन, शरीर में भारीपन, सुस्ती, थकान, कमजोरी, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। पित्त की अधिकता में आपको एसिडिटी हो जाती है, एसिड रिफ्लेक्ट होता है जी। मतलब पित्त का मतलब क्या है, अग्नि है, अग्नि है, तो पित्त दोष का मतलब अग्नि शरीर में बढ़ जाना। तो अग्नि क्या करेगी, जला देगी। तो जिसके भी शरीर में पित्त बढ़ा रहता है उसकी स्किन खराब होने लगती है, एसिडिटी की वजह से स्किन में डलनेस आने लगती है, उसकी चमक खत्म हो जाती है, ग्लो खत्म हो जाता है स्किन का, और लगातार शरीर भी धीरे धीरे ढलने लगता है। तो ये पित्त दोष की अधिकता की वजह से होता है। इन तीनों चीजों को हमें साम्य अवस्था में रखना है, बराबर बैलेंस रखना है। वात पित्त कफ तीनों चीजें जब हमारी बैलेंस में रहेंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। और तीनों चीजों को बैलेंस में रखने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम जो भी खा रहे हैं उसको, क्योंकि रस में बदलने के बाद रक्त में मिलना ही मिलना है, तो उसके बाद ही रोग होने हैं, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो। तो वो जो रस हमारा बनना है वो पका हुआ होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, यानी पाचन हमारा, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। और डाइजेशन अच्छा होने के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हम खाने में गैप दें, सुबह खाएं फिर रात में खाएं, कम से कम 10 से 12 घंटे का गैप दें, जिससे जो हमने खाया वो सही तरीके से पच के और वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होके हमें एनर्जी दे सके। यही बस इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो आपने भी चीज बताई प्रकृति के बारे में, वात पित्त कफ, इसमें क्या प्राणायाम का भी बहुत बड़ा रोल होता है और लोगों को इसको भी फॉलो करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल या डाइटरी पैटर्न्स? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए योग और प्राणायाम का बहुत बड़ा लाभ रहता है इसमें। अगर आप योग और प्राणायाम रेगुलर करते रहते हैं तो उससे यही फायदा मिलता है कि देखिए फिजिकल के साथ साथ मेंटल पीस भी मिलता है। योग में यही फायदा है कि केवल फिजिकल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो मेंटल पीस पे भी ध्यान दे रहे हैं आपके। तो योग प्राणायाम आप रेगुलर कीजिए, सूर्य नमस्कार वगैरह कीजिए, ये तो खुद ही पर्याप्त कसरत है। सूर्य नमस्कार है, भ्रामरी है, नाड़ी शोधन है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, इन चीजों का आप प्रयोग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, फिजिकल एक्टिविटी भी होगी, मेंटल पीस भी मिलता है। तो मेंटल पीस प्राणायाम और योग से जरूर मिलता है और एक अच्छी चीज है। फिजिकल एक्टिविटी में आप इसको भी शामिल कर सकते हैं आधे घंटे के लिए। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप सुबह के टाइम में कुछ अच्छी कसरत करें, जिससे कि आपको प्रॉपर स्वेटिंग कायदे से हो, बढ़िया से पसीना निकलना चाहिए और आपकी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए अच्छे से।
जी। वेट मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा साधन है, आयुर्वेद के तरीके को फॉलो करना और प्राणायाम करना, व्यायाम करना। आपका अगर देखिए आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या सही रहेगी तो आपका वेट मैनेजमेंट बिल्कुल सही रहेगा, वेट नहीं बढ़ेगा आपको, क्योंकि आप एक्सेस फैट ले नहीं रहे हैं बॉडी में, जो खा रहे हैं वो चीजें एब्जॉर्ब हो रही है, आपको उतनी एनर्जी मिल रही है जितनी जरूरत है, विटामिन प्रोटीन मिल रहा है, एक्स्ट्रा आप कुछ ऐसी चीज ले ही नहीं रहे हैं, जो ले रहे हैं उसको आप सुबह बर्न कर दे रहे हैं मेहनत करके, एक्सरसाइज करके, गेम खेल के, तो फैट गेन कभी भी नहीं होगा। फैट तो गेन होने के बाद उसको कम करना मुश्किल है, फैट बढ़ने नहीं देना, फैट बॉडी में आने ही नहीं देना, ये सबसे सही तरीका है और वो आसान है, छोटी मोटी चीज़ों से ही वो मैनेज हो जाता है। सर एक आखिरी सवाल है, कीटो डाइट, फैट डाइट, बहुत तरीके की डाइट आजकल रेकमेंड करी जा रही है, अब प्राकृतिक तरीके से शरीर का वजन कम करना, सर आयुर्वेद में इसका कितना इम्पोर्टेंस है, इन कीटो डाइट, फैट डाइट या जो भी आजकल मॉडर्नाइज्ड डाइट पैटर्न है, इसका कितना रोल है और क्या ये वाकई में रेकमेंडेबल है, लोगों को रेकमेंड करना चाहिए? देखिए अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप प्राकृतिक रूप से अगर उसको कम करें तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। उसके लिए कुछ ही चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि खाने में आप एक तो जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाएं, सुबह खाएं फिर रात में खाएं, दोपहर में कुछ भी हल्का फुल्का खाएं, दिन में 2 बार 1-1 गिलास मट्ठा पिएं अगर आपको वजन घटाना है, सुबह नाश्ते में और दोपहर में खाने में। नाश्ते में ठंडी गर्मी कभी भी कुछ भी कभी भी मट्ठे का प्रयोग कीजिए, हल्का खाना खाइए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लीजिए, पुनर्नवा का प्रयोग करिए। पुनर्नवा क्वाथ आप अगर रेगुलर लेते रहेंगे तो ये भी वजन घटाने में सहायक है, क्योंकि ये बॉडी के एक्सेस फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता। तो प्राकृतिक रूप से ही वजन घटाने की कोशिश करें, बाकी चीजें उससे क्या होता है, वजन अगर घट भी गया ना तो वो फिर बढ़ने का एक तो डर रहता है, दूसरी बात यह रहती है कि अब किस चीज का क्या दुष्प्रभाव पड़ जाएगा कुछ कह भी नहीं सकते, तो इसलिए प्राकृतिक रूप से वजन घटाना सबसे सही तरीका है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी शानदार जानकारियां और बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस करी और मुझे आशा है कि इस शो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे, लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो सर आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।